तो बच्चों आज हम बताने वाले हैं आपको सार्वभौमिक सूचक क्या होता है। तो सार्वभौमिक सूचक में हम जिसको पीएच सूचक भी बोलते हैं, देखते हैं कि होता क्या है और इसका काम क्या होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यह पीएच सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। जो ये सूचक होता है पीएच सूचक, ये अनेक सूचकों का जो होता है मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करती है दोस्तों। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ मतलब हाइड्रोजन आयन या OH निगेटिव का मतलब हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता परसेंटेज पर निर्भर करती है। यह क्या करती है दोस्तों? यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है और इसका काम क्या होता है? यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता रंगों में प्रदर्शित करती है दोस्तों। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ या OH निगेटिव आयनों की सांद्रता परसेंटेज पर निर्भर करती है। अब देखते हैं हमको पता कैसे चलता है कि मतलब कोई पदार्थ जो हमको दिया है चेक करने को वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो आइए देखते हैं, इसको पीएच मान बोलते हैं दोस्तों, जो हमको पता करना होता है। जैसे कि हमको पूछ ले आंसू का पीएच मान क्या होता है, तो होता है 7.4। ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमको पता कैसे लगता है दोस्तों। जब हमारा पीएच मान 7 होता है तो हमारा न्यूट्रल होता है, जिसको उदासीन भी बोलते हैं। मतलब वो हमारा साल्ट वगैरह होता है, जैसे नमक NaCl, इसका पीएच मान 7 होता है तो ये हमारा उदासीन होता है। और अगर 7 से कम है, 7 से पीछे है दोस्तों, तो वो हमारा अम्लीय पदार्थ होता है। और अगर 7 से ज़्यादा है तो ये होता है हमारा क्षारीय पदार्थ। आइए अब प्यारे बच्चों, अब हम इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे अम्लीय प्रकृति क्या होती है और क्षारीय प्रकृति कैसे पता चलती है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने ये वाला चार्ट बनाया है। यहाँ पे देखेंगे H+ लिखा है, यहाँ पे हमारा 7 न्यूट्रल लिखा है। न्यूट्रल मतलब 7 मतलब उदासीन, हमने पीछे बताया था आपको पिछले पेज में। यहाँ पे देखेंगे H+ मतलब यहाँ पे जितना H+ बढ़ता जाएगा, यहाँ पे ये जितना भरा हुआ भाग है इधर की साइड बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब ये हमारी बढ़ती हुई अम्लीयता है दोस्तों। जितना 7 से कम होता जाएगा वो हमारी अम्लीयता बढ़ती जाएगी मतलब। और इधर देखेंगे यहाँ पे अम्लीयता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन क्षारीयता OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे ये चार्ट ऊपर जा रहा है, मतलब ये हमारी क्षारीय प्रकृति बढ़ती जा रही है। उसके बाद में अब हम यहाँ नीचे देखेंगे पीएच मान 7 होगा तो वो हमारा अम्लीय होगा पदार्थ। और अगर पीएच मान 7 से कम होगा, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आरो 7 है, 7 से कम होगा, 7 ज़्यादा है यहाँ पे। अगर 7 से कम होगा पीएच मान तो वो हमारा अम्लीय पदार्थ होगा। और अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे आरो पीएच की तरफ है, मतलब पीएच ज़्यादा है 7 से, पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो 7 से ज़्यादा होगा तो वो हमारा क्षारीय पदार्थ होगा। अब हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में पीएच का महत्व क्या क्या है। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं लवण। हम लवण होता क्या है, बनता कैसे है, और इससे लवण से कौन कौन से रासायनिक पदार्थ बनाए सकते हैं, हम पूरा एक तरफ से देखते हैं। आइए देखते हैं फिर। लवण में हमने क्या पढ़ा था, अम्ल तथा क्षार इन दोनों की जब परस्पर अपक्रिया कराई जाती है तब वे एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने अम्ल के रूप में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पूरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों। उसके बाद में NaOH, ये हमारा क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमने ले लिया अलग से। उसके बाद में इन दोनों की अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो हमको एक तरफ लवण और दूसरा जल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं इन दोनों की अभिक्रिया होती कैसे है दोस्तों। ये H+ है, ये हाइड्रोजन प्लस है, हाइड्रोजन आयन है। ये OH हाइड्रोक्साइड आयन है, मतलब ये निगेटिव आयन है। उसके बाद में ये सोडियम, ये प्लस आयन है। उसके बाद में क्लोरीन निगेटिव आयन है। अब क्या होगा दोस्तों इस अभिक्रिया में कि मतलब इसका पार्ट इसके साथ चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा HCl के पीछे वाले पार्ट के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा NaCl। दोनों की संयोजकता 1-1 होती है तो किसी पे लगेगा नहीं संयोजकता। उसके बाद में HOH, ये दोनों चले जाएंगे अलग से एक साथ, मतलब HOH, चाहे इनको HOH लिख दो दोस्तों या फिर इनको हम H2O भी लिख सकते हैं। ये हमारा जल हो गया।
यहाँ पे बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, मतलब जल, वो लवण बन गया हमारा, नमक, साल्ट। उसके बाद में लवण से रसायनों का निर्माण। अब हम देखेंगे लवण से कौन कौन से रसायनों का निर्माण होता है दोस्तों। यहाँ पे लवण से हम कई प्रकार के रसायन बना सकते हैं। उसमें पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है विरंजक चूर्ण, तीसरा है बेकिंग सोडा, चौथा है धावन सोडा, पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम सबसे पहले देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं लवण से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी विधि। तो निर्माण में हम दोस्तों क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। करते क्या है, हम एक बर्तन में हम क्या ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसका जलीय विलयन होता है और उसमें एक एनोड एक कैथोड विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए लगा देते हैं। और उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलता है, वो अपना वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बदल जाता है। तो आइए इसका समीकरण देखते हैं कि बनता कैसे है। तो यहाँ पे हमने ले लिया NaCl दोस्तों, ये हो गया हमारा लवण। उसके बाद में जलीय विलयन है तो जल तो होगा ही दोस्तों, तो H2O ये हो गया हमारा जल। उसके बाद में जब इसको हम मतलब यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं होता क्या है। ये H2O को हमने पीछे भी बताया था आपको, H2O को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, HOH लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट HOH ही लिखते हैं क्योंकि HOH ये हमारा समीकरण बनाने में आसानी होती है और आप लोगों को भी समझ में बहुत अच्छा से आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये इसका प्लस वाला है, ये इसका प्लस वाला है, ये इसमें माइनस वाला है, ये इसमें माइनस वाला है। तो ये क्या होगा दोस्तों, NaOH, ये दोनों इसका प्लस वाला इसका माइनस वाला, इसका प्लस वाला इसका माइनस वाला, ये दोनों एक साथ चले जाएंगे दोस्तों। ये बन जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अलग हो जाएगा हमारा। उसके बाद में क्लोरीन गैस अलग से मुक्त होगी, मतलब क्लोरीन अलग से मिलेगी हमको। उसके बाद में हाइड्रोजन H2 ये हमको अलग से मिलेगा, H2 हमको अलग से मिलेगा दोस्तों। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि ये समीकरण बराबर है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे सिर्फ 1 क्लोरीन है, Na यहाँ पे एक बार है, यहाँ भी एक बार है। तो हम डायरेक्ट वाली विधि से करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर वैसे पिछली वाली विधि से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्लोरीन 2 बार है, यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पे 2 बार क्लोरीन हो गया। अब उसके बाद में सोडियम भी यहाँ पे 2 बार हो गया, तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे सोडियम में। सोडियम भी 2 बार हो गया यहाँ पे। H कितनी बार है यहाँ, 1 2, यहाँ पे भी 2 2 4 है, तो मतलब यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। 2 यहाँ पहले से है, 2 दूना 4 हो गया। और O कितनी बार है यहाँ O 2 बार हो गया, मतलब समीकरण हमारा बराबर हो गया। क्या किया हमने, एक बार फिर से देखेंगे। NaCl ये हमारा नमक है, मतलब लवण है, इसमें जल मिलाते हैं। जल का जलीय विलयन के साथ इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन ये मिलता है तीनों। अब हम देखेंगे किस क्षण पे क्या हमको मिलता है। तो एनोड पे दोस्तों हमको क्लोरीन मिलता है, एनोड पे Cl2 मिलता है। उसके बाद में कैथोड पे दोस्तों हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है, कैथोड पे हाइड्रोजन मिलती है। उसके बाद में कैथोड के पास दोस्तों हमको क्या मिलता है, तो कैथोड के पास इसका हमें विलयन मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का विलयन मिलता है। अब दोस्तों हम इन तीनों के उपयोग देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH, इन तीनों का। तो दोस्तों अब हम इन तीनों का उपयोग देखते हैं कि इनका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले तो क्लोरीन गैस जो हमें मिल रही थी उसका उपयोग तो हम सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे करते हैं। तो इसका उपयोग हम जल को स्वच्छ करने में करते हैं दोस्तों। जो कुआं वगैरह होता है इनका जल स्वच्छ करने के लिए क्लोरीन वगैरह का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में PVC का निर्माण करने में क्लोरीन का उपयोग PVC का निर्माण करने में भी दोस्तों किया जाता है। उसके बाद में हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो आप बोलोगे ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन गैस को
हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखना। उसके बाद में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो इसका उपयोग किया जाता है ग्रीज हटाने के लिए और साबुन और कागज के निर्माण में। ये तो हो गया हमारा उपयोग। अब चलते हैं हम अगले पेज पर, देखते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो आइए इसका निर्माण देखते हैं, इसका निर्माण विधि होता क्या है। तो यहाँ पे इसका निर्माण विधि है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, जिसमें चूने में पानी डाल देते हैं, उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। शुष्क बुझा हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो आइए इसका समीकरण देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले तो ले लेंगे शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया हमारा शुष्क बुझा हुआ चूना दोस्तों। उसके बाद में हम यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे? क्लोरीन लेंगे प्लस Cl2, ये हो गया क्लोरीन। अब इन दोनों की क्रिया द्वारा हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। यहाँ पे इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे देखेंगे CaCl2, यहाँ पे Ca एक O इसमें से दोस्तों, CaO, यहाँ का Cl2, ये तीनों एक साथ आ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अभी एक O बचा हुआ है हमारा, एक O बचा हुआ है और 2 H बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा जल। एक O और एक O 2 H बचा था, तो ये दोनों हमारा बन जाता है जल। ये हो गया हमारा निर्माण क्रिया। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, ये हो गया हमारा बुझा हुआ चूना। उसके बाद में क्लोरीन लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे Ca, ये 2 बार है, O 2 बार है, यहाँ पे O 2 बार है, यहाँ पे H भी 2 बार है। कैल्शियम, ये हमारा एक बार लिखा जाएगा, एक O इसमें से आ जाएगा। उसके बाद में ये पूरा का पूरा क्लोरीन CaOCl2, ये हमारा एक साथ आ जाएगा। उसके बाद में एक O यहाँ पे बचा था, 2 H यहाँ पे बचा था हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारा जल। ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि। उसके बाद में अब हम देखेंगे इनका उपयोग। इनका उपयोग कहाँ पे हम लेते हैं दोस्तों? पहला उपयोग देखेंगे वस्त्र उद्योग में सूती व नीले साफ करने के लिए। मतलब कहने का मतलब है इसका उपयोग हम वस्त्र के उद्योगों में साफ सफाई के लिए लेते हैं। उसके बाद में दूसरा उपयोग देखेंगे दोस्तों, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए। लकड़ी का मज्जा मतलब दोस्तों लकड़ी का जो चूर्ण होता है, बुरादा जिसको बोलते हैं, वही लकड़ी का बुरादा, उसको विरंजक करने के लिए, मतलब रंगहीन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद में तीसरा हमारा उपयोग है इसका, पीने के पानी को रोगाणुनाशक करने के लिए। मतलब पीने का पानी जो होता है हमारा, उसको रोगाणुनाशक करने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं दोस्तों।